हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा लेक्चर दिया जा रहा है। अगर आपने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा नहीं पढ़ा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। आधुनिक मध्यकालीन भारत का इतिहास का भी 2 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, उसको भी देख लीजिए। उसके अलावा आपको बता दें कि आप ये जो किताब है सामने आपको दिख रही है, दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है, जहाँ पर तीनों इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास बेहतर तरीके से दिया गया है। अगर आपके पास ये किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप ले लीजिए। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो हाईलाइट आप खुद से करेंगे तो आपको और बेहतर होगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें अच्छे तरीके से, और बाद में आप रिवाइज करेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा। और बार बार मतलब कि इतना पीडीएफ रख कर कितनी पीडीएफ रखेंगे आप लोग? पीडीएफ रख के फिर कुछ पढ़ना नहीं चाहेंगे, सीधे हाईलाइट ही पढ़ेंगे तो कैसे मज़ा आएगा? थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ेंगे तो खुद से भी चीज़ें समझ में आएंगी, बाकी हम तो बता ही रहे हैं, ठीक है। बाकी जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए उनको दे दी जाएंगी। भारत में राजनीतिक चेतना का विकास, आगे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहले लेक्चर में बहुत सी चीज़ें कंप्लीट की जा चुकी हैं, उसको देख लीजिए। आधुनिक भारत के इतिहास का पहला लेक्चर जरूर देख लीजिए। भारत में राजनीतिक चेतना का विकास 19वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना है। ब्रिटिश शासन ने भारत में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अनेक नीतियों का क्रियान्वयन किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। पश्चिमी शिक्षा एवं पाश्चात्य जगत से संपर्क की राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंग्रेजी के प्रचार प्रसार ने उसे जनभाषा तो नहीं बनाया, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में अवश्य स्थापित कर दिया। अंग्रेजी के प्रचार प्रसार ने उसे जनभाषा तो नहीं बनाया, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में अवश्य स्थापित कर दिया। इस संपर्क भाषा ने यह मुमकिन बनाया कि विभिन्न भाषाई समुदाय के भारतीय आपस में विचारों का आदान प्रदान, वैचारिक बौद्धिक एकता की स्थापना कर सकें। और इसमें एक और बहुत बड़ा रोल है रेलवे का। रेलवे ने कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी भारतीयों को, और इंग्लिश भाषा एक तरह से यहाँ पे हम बता रहे हैं कि संपर्क भाषा के रूप में स्थापित हो गई, और राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभिन्न समयांतरालों में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के हितों के विरुद्ध उठाए गए कदम भी राष्ट्रीयता के विकास में सहायक सिद्ध हुए। इस दृष्टि में लॉर्ड लिटन का शासन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। लिटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट 1878 द्वारा भारतीयों को निशस्त्र कर दिया। आर्म्स एक्ट 1878 के द्वारा भारतीयों को निशस्त्र कर दिया। इसके पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिए गए, ठीक है। लिटन के द्वारा शस्त्र अधिनियम 1878 याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 याद रखिएगा, ठीक है। सिविल सर्विस की परीक्षा केवल इंग्लैंड में आयोजित करना तथा आयु सीमा को घटाकर 21 से 19 वर्ष कर देना ऐसे कदम थे जो भारतीय शिक्षित वर्ग की आकांक्षाओं का और हितों पर चोट करते थे। परिणामतः जनता में आक्रोश बढ़ा, जिसने राजनीतिक चेतना के विकास में सहायता की। भारतीय प्रेस एवं साहित्य के प्रचार प्रसार ने भी राजनीतिक चेतना के विकास में योगदान दिया। अगर कारण पूछे जाएं कि भारत में द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इंडिया के क्या क्या कारण थे, तो ये सब कारण थे। आप अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं ये सब चीज़ें। भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। सब चीज़ें पीछे बताई जा चुकी हैं। प्रारंभ में शिक्षा के लिए जो भी प्रयास किए गए वे व्यक्तिगत तौर पर किए गए थे। जैसे वारेन हेस्टिंग ने 1781 में अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1781 में अरबी एवं फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने। अब अरबी व फारसी भाषा के अध्ययन हेतु कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब की? 1781 में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम कानूनों व इससे संबंधित अन्य विषयों की जानकारी देना था। 1784 में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन किया? विलियम जोन्स ने। कब किया? 1784 में, ठीक है। कलकत्ता मदरसा के बाद विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन पूछा जाता है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने किया। विलियम जोन्स द्वारा कालिदास के द्वारा कृत लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। कई चीज़ें यहाँ पर आपने देखा। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया 1781 में अरबी और फारसी भाषा के अध्ययन हेतु। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया? विलियम जोन्स ने। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। याद रखिएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्न से 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। 1781 में कलकत्ता मदरसा, 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में विलियम ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के उसमें, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैन्य अधिकारियों की शिक्षा के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज, वेलेजली, ठीक है, वेलेजली फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में, ठीक है। भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए कंपनी को अरबी एवं फारसी एवं संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी। इसी समय प्रबुद्ध भारतीय एवं मिशनरियों ने सरकार पर आधुनिक धर्मनिरपेक्ष एवं पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने का दबाव डालना प्रारंभ कर दिया। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति के ढांचे को इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसे शिक्षित व वफादार वर्ग की प्राप्ति हो सके जो शास्त्रीय व स्थानीय भाषा के अच्छे ज्ञाता होने के साथ साथ कंपनी के प्रशासन में भी मदद कर सकें, ठीक है। न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीशों को ऐसे परामर्शदाताओं की आवश्यकता थी जो हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता हों व मुस्लिम और हिंदू कानूनों की व्याख्या करने में सक्षम हों, ठीक है। इसलिए ये सब काम चल रहा था। प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। प्रबुद्ध भारतीयों ने निष्कर्ष निकाला। मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार से भारतीयों को उनकी परंपरागत धर्म में आस्था समाप्त हो जाएगी। पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एजुकेशन की बात चल रही, तथा वे ईसाई धर्म की ओर प्रेरित होने लगेंगे, जिससे भारत में ब्रिटिश समर्थकों का एक बड़ा वर्ग तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मिशनरियों का तर्क था, ऐसा निष्कर्ष था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत शुरू किया गया। वास्तविक प्रयास 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत शुरू किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए ब्रिटिश शासित प्रदेशों के वासियों को विज्ञान व दर्शन की शिक्षा प्रदान करने हेतु खर्च करे। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए एवं ब्रिटिश शासित प्रदेशों के वासियों को विज्ञान एवं दर्शन की शिक्षा प्रदान करने हेतु खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया, ठीक है। याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट में। वस्तुतः ब्रिटिश सत्ता भारत में आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भारतीयों की आवश्यकता थी। राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर के प्रयत्नों से 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था। 1817 में राजा राम मोहन राय डेविड हेयर के प्रयत्नों से हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में होती है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पेज था। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेजों की स्थापना करवाई। कहाँ पे, कब? याद रखिए, KAB कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेजों की स्थापना करवाई व इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद किया। याद रखिएगा, कब? कलकत्ता, आगरा और बनारस में 3 संस्कृत कॉलेजों की स्थापना करवाई गई, है ना। याद रखिए कब। अब बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद, ओके। वेस्टर्न एजुकेशन और इंडियन जो था उस पर विवाद होता है। लोक शिक्षा के लिए स्थापित सामान्य समिति के 10 सदस्यों में 2 गुट बन गए थे। 10 सदस्यों में 2 गुट बन गए थे, जिसमें एक प्राच्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। प्राच्य शिक्षा के समर्थक लोगों का नेतृत्व प्राच्य विद्या के समर्थक लोगों का नेतृत्व समिति के सचिव HT प्रिंसेप ने किया।
प्राच्य शिक्षा के समर्थक लोगों का नेतृत्व समिति के सचिव एच.टी. प्रिंसेप ने किया, जिनका समर्थन समिति के मंत्री एच.एस. विल्सन ने भी किया। किसने किया नेतृत्व? एच.टी. प्रिंसेप, जिनका समर्थन एच.एस. विल्सन ने भी किया। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान व साहित्य को बढ़ावा परंपरागत भारतीय भाषाओं अर्थात अरबी फारसी में दिया जाना चाहिए, जो भारतीयों की परिचित भाषा थी। उनका तर्क था कि पाश्चात्य ज्ञान व विचारों के संपर्क में आने से भारतीय संस्कृति का विनाश हो जाएगा। उनका तर्क था कि पाश्चात्य ज्ञान व विचारों के संपर्क में आने से भारतीय संस्कृति का विनाश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग की उपलब्धियां और आविष्कार आधुनिक भौतिक रसायन प्राणिशास्त्र के सिद्धांत और निष्कर्ष वेदों में उल्लिखित हैं, उन्हें ठीक तरह से समझने और व्याख्या करने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें उन्होंने कहा कि आधुनिक युग की उपलब्धियां और आविष्कार आधुनिक भौतिक रसायन प्राणिशास्त्र के सिद्धांत और निष्कर्ष वेदों में उल्लिखित हैं, उन्हें ठीक तरह से समझने की और व्याख्या करने की आवश्यकता है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरी ओर पाश्चात्य या आंग्ल शिक्षा समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एल्फिंस्टन कर रहे थे। पाश्चात्य या आंग्ल शिक्षा समर्थकों का, वेस्टर्न एजुकेशन का नेतृत्व मुनरो व एल्फिंस्टन कर रहे थे। इनका समर्थन मैकाले ने भी किया। उनका तर्क था कि प्राच्य शिक्षा पद्धति मरणासन्न है और उनको पुनर्जीवित करना असंभव है। अरबी, फारसी और संस्कृत साहित्य में रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारों के अतिरिक्त कोई लाभप्रद ज्ञान नहीं है। मुनरो, एल्फिंस्टन और मैकाले का ये तर्क था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद की बढ़ती उग्रता देख तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण प्रस्तुत करने को कहा। यही मैकाले का ठीक है, आगे तर्क होता है। मैकाले 1835 को मैकाले ने आंग्ल दल का समर्थन किया व उसने अंग्रेजी भाषा साहित्य की प्रशंसा करते हुए भारतीय भाषा व साहित्य की आलोचना की और कहा कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कच्छ भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान है। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था। मैकाले जो रक्त व रंग में भले भारतीयों परंतु विचार, नैतिक मानदंड और प्रवृत्ति अंग्रेजों जैसे हो, अर्थात वह काली चमड़ी में अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था। ठीक है, मैकाले ऐसा तर्क देता था और ऐसा चाहता था। मैकाले के स्मरणार्थ लेख को 1835 में बेंटिक ने स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि भविष्य में सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी साहित्य माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा शिक्षा संबंधी सभी खर्च इसी उद्देश्य से किए जाएं। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य पे ज़्यादा प्रयास किया गया और आज की डेट में भी अंग्रेजी का इतना ज़्यादा भारत के समाज में इस प्रकार से एंट्री कर गया है कि अगर अंग्रेजी कोई बोलता है तो उसको बहुत कहते हैं कि बढ़िया। अब अपर क्लास की बात हो गई एक तरह से कि तीन तरह के अगर समाज की बात करें तो अपर समाज जो था तो उसमें अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। लोग अंग्रेजी में बात करना या फिर कोई कंपनीज़ हों, यहाँ पे इंडिया में जो कंपनी होती हैं इंटरव्यू वगैरह सब कुछ इंग्लिश में होता है। यूपीएससी का इंटरव्यू हो, पीसीएस का इंटरव्यू हो, वहाँ पे इंग्लिश में ही शुरुआत की जाती है। इवन हम खुद इंटरव्यू में गए थे तो इंग्लिश में ही शुरुआत की गई थी, लेकिन वहाँ पर बाद में मैटर जो है कि इंग्लिश में चला। इंग्लिश का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिश्रण चलता है इस प्रकार से, लेकिन शुरुआत आपसे इंग्लिश में ही की जाएगी। ये भारत की स्थिति है, ऐसा समाज में है, ऐसी स्थिति है ना। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ये सब चीज़ें एच.एस. प्रिंसेप, एच.टी. विल्सन, इन सब लोगों को याद रखिएगा। और इधर मुनरो और एल्फिंस्टन, मैकाले और ये सब तर्क वितर्क जो चीज़ें हैं ये सब ज़रूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का तात्पर्य था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर शिक्षा का प्रभाव छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगा कि उच्च वर्ग को दो, वहाँ से छन छन के नीचे आएगा। किंतु अंग्रेजों की नीति असफल साबित हुई, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त होने के उपरांत कर्तव्य से विमुख ही रहता था, है ना। इन्हीं अंग्रेजी विद्यालयों में शिक्षित व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन हुआ तथा वह अपने देश के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने में असफल रहा। देसी विद्यालयों की अवहेलना की गई तथा इस प्रकार सार्वजनिक शिक्षा के कार्यों को क्षति पहुंची। तो शिक्षा का अधोमुखी निषेधन सिद्धांत था। अब वुड डिस्पैच कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र कब आया था? 1854 में, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
याद रखिए मैग्ना कार्टा 1854 में। वुड डिस्पैच, वुड घोषणा पत्र क्या था? शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 1854 में भारत की भावी शिक्षा नीति का विस्तृत योजना बनाई, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। इसमें सिफारिशें निम्नलिखित थीं। सिफारिशें जो है कि यूपीएससी पूछता है, यूपीपीसीएस पूछता है, ठीक है। सिफारिशें क्या क्या की गई थी ये पूछा जाता है। कहा गया है कि जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व सरकार द्वारा वहन किया जाए, ठीक है, सरकार वहन करे। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर आंग्ल देसी भाषाई हाई स्कूल और संबंधित कॉलेजों की स्थापना की जाए, ठीक है। और अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। बेथुन के प्रयत्नों द्वारा महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई। शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना बनाई गई, ठीक है। कंपनी के प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, ये सब चीज़ें थीं। और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना, जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना और उपाधियां देना होना था। 1857 में ये विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए। वुड शिक्षा योजना के तहत 1855 में एक पृथक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। प्रांतों में शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति की गई। तो एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की बात की गई और यहाँ पर लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की गई और निजी प्रयत्नों को भी आगे बढ़ाने की बात किया गया, प्राइवेट सेक्टर को भी, ठीक है। और यहाँ पर महिला शिक्षा की भी बात की गई है, महिला शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण की भी बात की गई है और देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएँ स्थापित की जाएँ, देसी भाषा की प्राथमिक पाठशालाएँ स्थापित की जाएँ। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। जनसाधारण की शिक्षा का दायित्व सरकार द्वारा वहन किया जाए। ऐसा वुड्स डिस्पैच यानी वुड्स घोषणा पत्र 1854 में दिया गया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसके शासनकाल में? 1854 में, डलहौजी के शासनकाल में। कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत और चीज़ें हैं। हंटर आयोग, हंटर कमीशन आता है 1882-83 में। पहले देखिए आया आपका क्या, वुड डिस्पैच, अब हंटर कमीशन आ रहा है शिक्षा से रिलेटेड। 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा क्षेत्र की प्रगति व प्रयासों का मूल्यांकन करने हेतु एक आयोग गठित किया गया। यह आयोग प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए आवश्यक सुझाव हेतु गठित किया गया। प्राथमिक और माध्यमिक के लिए, ठीक है। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और लगभग 200 प्रस्ताव पारित किए। आयोग के निम्न सुझाव थे: प्राथमिक शिक्षा के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए तथा इसे नव संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिए, ऐसी बात की गई। महिलाओं की मौजूदा शिक्षा की सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाए। याद रखिए महिलाओं की बात यहाँ भी की गई, महिलाओं की बात वुड डिस्पैच में भी की गई। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम साहित्यिक एवं व्यावहारिक पाठ्यक्रम में विभाजित हों, ठीक है। निजी प्रयत्नों को शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए, यहाँ पर भी निजी प्रयत्न की बात की गई। प्राथमिक और माध्यमिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, महिलाओं को भी इसमें बढ़ाने की बात की गई, सुविधाओं में बढ़ोतरी की बात की गई है। याद रखिएगा हंटर आयोग वुड डिस्पैच के बाद दूसरा था। अब तीसरी बात करेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आता है। टॉमस रैले उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय आयोग आता है। शिमला में 1901 में कर्जन ने शिमला में भारत के उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया और 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिश विश्वविद्यालयों की स्थिति एवं उस शिक्षा के संबंध में सुझाव देना था, है ना, उस शिक्षा के संबंध में सुझाव देना था। याद रखिएगा 1904 में, ठीक है, आया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। कर्जन की शिक्षा नीति यह थी। 1904 में पारित किया गया, जिसकी कुछ सिफारिशें थी कि विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50, विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं शोध के लिए प्रोफेसर, सरकार को विश्वविद्यालय के सीनियर द्वारा सरकार वगैरह वगैरह यहाँ पे चीज़ दी गई हैं। इस अधिनियम में विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिए 5 वर्ष के लिए 5 लाख प्रतिवर्ष की दर से राशि स्वीकृत की गई। इस अधिनियम में विश्वविद्यालयों के उत्थान के हेतु 5 वर्ष के लिए 5 लाख प्रतिवर्ष की दर से राशि स्वीकृत की गई। इसके पश्चात सरकारी अनुदान सरकारी नीति की एक नियमित विशेषता बन गई। याद रखिएगा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ये है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आता है। कर्जन की शिक्षा नीति इसे कहा जाता है।
उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय का एक आयोग बनाता है 1902 में, टॉमस रैले की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैडलर आयोग होता है 1917 में, याद रखिएगा। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। सैडलर आयोग शिक्षा से रिलेटेड, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। सैडलर आयोग 1917 में आता है। किसके कौन कौन रहता है? माइकल सैडलर के नेतृत्व में। इसमें 2 भारतीय होते हैं, भारतीय सदस्य। क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 भारतीय सदस्य आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरी शिक्षा पर भी अपना मत प्रकट किया। सैडलर आयोग द्वारा 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना करते हुए निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की गईं। सैडलर आयोग ये जो 1904 का था, इसकी आलोचना किया और सिफारिशें क्या दी कि स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। हाई स्कूल की परीक्षा के पश्चात विद्यार्थी 2 वर्ष तक इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त करें, जो अभी तक था। स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। हाई स्कूल की परीक्षा के पश्चात विद्यार्थी 2 वर्ष तक इंटरमीडिएट में शिक्षा प्राप्त करें। इस शिक्षा व्यवस्था हेतु प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल बोर्ड व इंटरमीडिएट बोर्ड की स्थापना की जाए, जो है वर्तमान में। स्थानीय शिक्षा, स्नातकीय शिक्षा डिग्री कोर्स अधिकतम 3 वर्ष की हो, जो बीए वगैरह है। ऑनर्स पाठ्यक्रम अलग अलग होने चाहिए। विश्वविद्यालय के नियमों के बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए। महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रसार होना चाहिए। देखिए, महिला शिक्षा की बात यहाँ की गई है। महिला शिक्षा की बात यहाँ की गई है किसमें? सैडलर आयोग 1917। विश्वविद्यालयों को यह भी कहा गया कि व्यावहारिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रमों का प्रबंध करें तथा विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक कॉलेजें भी खोलने चाहिए, व्यावसायिक कॉलेज भी खोलने चाहिए। प्राचीन संबंध विश्वविद्यालयों की जगह पूर्ण स्वायत्त आवासीय एकात्मक स्वरूप के विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। सैडलर आयोग रिपोर्ट में मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। सैडलर आयोग की रिपोर्ट के बाद 1917 में आया था। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद 2 भारतीय थे। द्वैत शासन के अंतर्गत शिक्षा की बात करें, द्वैत शासन जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, वो अंतर्गत शिक्षा विभाग प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया। शिक्षा विभाग कर दिया गया तथा सरकार ने शिक्षा संबंधित मसले पर सीधे तौर पर रुचि लेना बंद कर दी। ठीक है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अभी 1917 का आया था सैडलर आयोग, उसके बाद ये लेके आ जाते हैं। शिक्षा के लिए अब केंद्रीय अनुदान भी बंद कर दिया गया था। प्रांतीय सरकारें वित्तीय कठिनाइयों के कारण शिक्षा संबंधी कोई प्रभावी योजना नहीं बना पाई, किंतु लोकोपकारी व्यक्तियों द्वारा शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। मतलब जो लोग, कुछ लोगों के द्वारा वॉलंटियरी, मतलब अपने हिसाब से वॉलंटियर लोग थे, वो अपने हिसाब से किए, है ना। हार्टोंग समिति 1929 में आती है, शिक्षा संबंधित है। भारतीय परिनियत अभियान, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की अनुशंसा पर 1929 में शिक्षा के विकास पर सर फिलिप हार्टोंग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति की सिफारिशें इस प्रकार थी: प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए, लेकिन इसकी अनिवार्यता और शीघ्र प्रसार को अनुचित ठहराए। सुधार और एकीकरण की नीति की सिफारिश की। विश्वविद्यालयी शिक्षा को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं। उन्हीं को उच्च शिक्षा दी जाए जो योग्य हों। कह रहे हैं कि उन्हीं को उच्च शिक्षा दो जो योग्य हों, अर्थात आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से रोक देना चाहिए। ऐसा इनका था सुझाव हार्टोंग। ठीक है, ग्रामीण प्रवृत्ति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक ही शिक्षा दी जाए, इसके बाद उन्हें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। ऐसा बात हार्टोंग कमेटी 1929 में की गई है। सब चीज़ें दिमाग में बैठाए रखिए, एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। अब आगे वर्धा आयोग होता है। वर्धा आयोग 1937 में गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था, हाथ से उत्पादन करने वाला कार्य था। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए। जाकिर हुसैन समिति, याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में। सिफारिशें: प्रथम 7 वर्ष तक बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में, तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? उनकी मातृभाषा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो 7 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, मूल शिक्षा की योजना का कार्यान्वयन उपयुक्त तकनीक द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर आधारित होनी चाहिए। इसके लिए छात्रों को कुछ चुनिंदा दस्तकारी तकनीकों के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र से इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। इस कार्य को 1947 पश्चात राष्ट्रीय सरकार ने हाथ में ले लिया। याद रखिए वर्धा योजना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, याद है। अब आती है सार्जेंट योजना 1944। सार्जेंट योजना
1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना पेश की। देश में प्राथमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 से 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्ष की अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था हो। समिति के उच्चतर विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की, जो 2 प्रकार के थे, विद्या विषयक, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु। ठीक है, तो ये थी सार्जेंट योजना के अंतर्गत। याद रखिएगा सब चीज़ें हमने क्या क्या बताया है। सार्जेंट योजना 1940, वर्धा आयोग 1937, हार्टों कमेटी 1929, द्वैत शासन 1919, सैडलर आयोग 1917, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, हंटर आयोग 1882-83 और उसके बाद आता है वुड्स घोषणा पत्र 1854। या तो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में सेट करने के लिए पूछा जाएगा या फिर दूसरे तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे समाचार पत्रों के इतिहास को। समाचार पत्र के इतिहास को यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, एकदम टू द पॉइंट चला जाएगा, एकदम तुरंत चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, भारतीय समाचार पत्रों का विकास पुर्तगालियों के आगमन के उपरांत प्रारंभ हुआ। किसके आगमन पे? पुर्तगाली जब आते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगाली मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस भारत में आए। ठीक है, पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाए, पुर्तगाली ही लेके आए प्रिंटिंग प्रेस। गोवा के पादरियों ने 1557 में पहली पुस्तक भारत में छापी। गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई में एक मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। याद रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था द बंगाल गजट अथवा कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। याद रखिएगा, समाचार पत्रों के प्रकाशन से रिलेटेड कई सेंसरशिप वगैरह लाई गई ताकि उनको रोका जा सके। तो उस यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, मिरात उल अखबार ये देखिए 1823 के अनुज्ञप्ति नियम, मतलब ये जो रूल आए थे, समाचार पत्र जो मतलब ऐसी भावना, राष्ट्रीयता की भावना जो विकसित कर रहे थे, उनको रोकने के लिए इस प्रकार के अधिनियम लाए गए थे सरकार के द्वारा 1799 में, 1823 में। और इसी में मीरातुल अखबार को बंद करना पड़ा था, राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। तो मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था, कमेंट करिएगा। 1835 का प्रेस अधिनियम जो आता है, जिसको मेटकाफ अधिनियम कहा जाता है, तो इतना जो सेंसरशिप वगैरह लगा दी गई थी समाचार पत्रों पे, तो उसको ख़त्म करता है कौन? मेटकाफ अधिनियम। इसलिए मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। उसके अलावा देसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आता है, एक तरह से पूरी तरह से बैन कर देता है। इस अधिनियम के अधीन जो सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, ये सब जो पत्र निकलते तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अब प्रायः देसी समाचार पत्रों में अंग्रेजी समाचार पत्र से समाचार उधार लिए जाने लगे। इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गई, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस में जो वर्नाकुलर देसी भाषाओं में पत्रिकाएं निकलती थी उनको बैन कर दिया गया। इसी में अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष की पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार पत्र में बदल गई। सितंबर 1878 में तत्कालिक भारत सचिव क्रेनब्रुक ने पूर्व सेंसरशिप को हटा दिया। रिपन 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर देते हैं। रिपन को जिसको कहा जाता है भारत का उद्धारक किसने कहा था, ये कमेंट करिएगा। रिपन ऐसा करता 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर देता है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आता है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में फिर आता है। प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 में होती है। प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 में बनती है। भारतीय समाचार पत्रों के प्रति कठोर प्रेस कानूनों की समीक्षा के लिए 1921 में विधि सदस्य तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस इंक्वायरी कमेटी नियुक्त की गई थी 1921 में। याद रखिएगा इनका नाम। भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931 भी आता है। इसमें क्या होता है कि इस अधिनियम की धारा 4 में शब्द, संकेत अथवा आकृति द्वारा किसी की हत्या के या अन्य संज्ञेय अपराध के बदले कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931 में। 1932 में अधिनियम का विस्तार करके क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल कर दी गई जो सरकार की प्रभुता को हानि पहुंचा सकती थीं। कुल मिलाकर जितने पत्र अधिनियम आए थे
वो सब भारत में जो भी पत्र निकलते थे उनको बैन करने के लिए, यहाँ तक कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है। फिर मेटकाप आता है, तो जिसको उसके 1835 में आता है, जिसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। और यहाँ पर हमने बताया है कि पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस की द बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर 1780 में इसके द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो ये समाचार पत्रों की बात हो गई। प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1921 में बनती है, जिसके विधि सदस्य तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति की जाती है। यही तेज बहादुर सप्रू हैं जो INA का, इंडियन नेशनल आर्मी के जो लोग थे उनके ऊपर, जैसे 3 लोग थे ना, क्या नाम था उनका, मेजर शाहनवाज खां, और 3 नाम थे, याद एग्जैक्टली नहीं आ रहे हैं। मेजर शाहनवाज खान आ रहे हैं, जो लाल किले भी मुकदमा चलता है उसमें ये रहते हैं। उसमें भूला भाई देसाई होते हैं, कैलाशनाथ काटजू होते हैं, और ऐसे करके जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं। पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा वो भी। तो ये चीज़ें हैं। समाचार पत्र जांच समिति 1947 से बनती है। संविधान सभा में स्पष्ट किए गए मूल अधिकारों के प्रकाश में समाचार पत्रों के कानूनों की समीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने 1947 में एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिशें 1931 के अधिनियम को रद्द करना, समाचार पत्र और पुस्तकों के पंजीकरण के अधिनियम में संशोधन करना, ये सब करना था। फिर समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम 1951 आता है। समाचार पत्र जांच समिति के सुझाव तथा अदालती निर्णयों की पृष्ठभूमि में सरकार ने समाचार पत्र अधिनियम 1951 पारित किया। 1954 में इस अधिनियम को आगे बढ़ाने के प्रश्न की जांच के लिए प्रेस आयोग का गठन किया गया। यह कानून 1956 तक लागू रहा। इस कानून में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया कि किसी कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका मिले। ठीक है, 1951 में ऐसा आया। ठीक है, जब भारत आज़ाद हो चुका था। 1965 में समाचार पत्रों तथा पत्रकारों के आंतरिक नियमन हेतु प्रेस परिषद अधिनियम 1965 पारित किया गया। प्रेस परिषद को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह भारत में समाचार पत्रों के स्तर के उन्नयन तथा उसको बनाए रखने का प्रयास करे। यह कानून 1 दशक तक लागू रहा तथा 1975 में आंतरिक आपातकाल लागू होने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। याद रखिए ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार से हमने शिक्षा और समाचार पत्रों की बातें कंप्लीट कर लीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ संस्थाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे UPSC ने क्वेश्चन पूछा था 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा था, बंग भाषा प्रकाशिका सभा कब बनी थी। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा के बारे में हम पहले थोड़ा सा बता देते हैं। ये सब जो यहाँ पर पॉइंट्स रखे गए हैं, लिखे गए हैं, ये स्पेक्ट्रम से उठा के रखे गए हैं, स्पेक्ट्रम से। ठीक है, तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में बनती है। एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा एसोसिएट्स जो उनके होते हैं 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा। यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने के लिए कहे जाते हैं। UPSC यहाँ से कुछ पूछ चुका है। ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन 1838 में, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में, जमींदारी एसोसिएशन 1838 में द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनती है 1843 में जॉर्ज थॉम्सन के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में 1843 में जॉर्ज थॉम्सन के द्वारा। और फिर 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी बन जाती है, जिसमें जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों जुड़ जाती हैं, है ना। तो ब्रिटिश इंडिया राधाकांत देव होते हैं, और यहीं से हिंदू पैट्रियाट ईश्वरचंद मुखर्जी वाला हिंदू पैट्रियाट जो पत्र होता है, क्या पत्रिका होती है, ईश्वरचंद मुखर्जी जिसको वो करते हैं, यहीं से होता है। तो हमने क्या देखा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में राजा राम मोहन राय के एसोसिएट्स के द्वारा वो किया जाता है, और जमींदारी एसोसिएशन 1838 में द्वारकनाथ टैगोर, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉम्सन के द्वारा, लैंड होल्डर सोसाइटी 1851 में बनती है, जिसमें जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी यानी ये और ये दोनों जुड़ के बन जाते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, ये दोनों लैंड होल्डर सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी यही होती है, जमींदारी एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों जब जुड़ जाती हैं तो बन जाती है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। फिर एक पत्र राधाकांत देव के सहयोग से होता है। फिर एक पत्र हिंदू पैट्रियाट पत्रिका है ईश्वरचंद मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, चीज़ याद रखिएगा। उसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी करते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन करता है, दादा भाई नौरोजी। कहाँ करते हैं, लंदन में। याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई शौक़ नहीं पड़ा हमें कि ये चीज़ें हम आपको बताएं, पूछे जाते हैं इसलिए बता रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी नैया लेके पार हो जाते हैं या फिर नौका लेके डूब जाते हैं, है ना। 1875 में इंडियन लीग की स्थापना होती है। इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष
1875 में इंडियन लीग की स्थापना होती है, शिशिर कुमार घोष करते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस करते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये। जितना ऊपर से नीचे बता दिया, यहाँ से का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गिरना है ना। अभी असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया था, इसके पहले यूपीएससी में पूछा गया था। पीसीएस अभी यहाँ पर नहीं पहुँचा, लेकिन इस बार पूछेगा, पक्का पूछेगा, हमें लग तो रहा है कि पूछेगा, क्योंकि जब यूपीएससी भी पूछ चुका है वही बचा हुआ है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये सब चीज़ें हो गई। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी स्थापना करते हैं। 1875 में इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष करते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस इसकी स्थापना करते हैं। याद रखिएगा, यही लैंड होल्डर सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। 1838 में तारकनाथ टैगोर के द्वारा विलियम कलकत्ता के जमींदारों की यह सभा इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग करती थी, जिसकी स्थापना विलियम एडम्स ने किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? विलियम एडम्स ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो 1843 में हम बताया जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में होती है, ये हमने बताया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की हम बात कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यही बात कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधा कांत देव की अध्यक्षता में। लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों मिल के बनती हैं, है ना। हिंदू पैट्रियाट, इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग भी की थी। इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की भी मांग की थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने। याद रखिएगा, हिंदू पैट्रियाट इस संस्था का मुख्य पत्र था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का हिंदू पैट्रियाट ईश्वरचंद्र मुखर्जी। याद रखिएगा। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में इसकी स्थापना करते हैं। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ 1876 में। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कहा जाता है भारत संघ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कलकत्ता में करते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा 3 कमेटी सामने आपको दिख रही हैं। हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाईकोर्ट न्यायाधीश JF नारिस की आलोचना करने का 2 मार्क सजा हुई थी। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉम्बे में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे करते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन करता है? महादेव गोविंद रानाडे 1867 में करते हैं। MG रानाडे 1867 में करते हैं। 1867 में करते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट में पिछले साल पूछा गया था कि इनको सेट करिए नॉर्थ टू साउथ, मतलब क्रोनोलॉजिकल आर्डर में, यानी कि कब कौन से बने उनको सेट करिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, लोगों ने स्थापना की थी, वो क्वेश्चन बन सकता है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किया था? वो 1867 में महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे करते हैं। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनता है। और 1885 में क्या बनता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनता है। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग। 2021 का PCS का पेपर लोग दे दिए हैं बहुत से लोग, तो ऐसे ही घायल हुए। नाम पूछा गया कौन इसमें नहीं था, कौन था, तो देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग, 3 लोग थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बनी है। मद्रास महाजन सभा 1884 में बनी है। 1884 में बनी है। M वीर राघवचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। याद रखिएगा, बार बार कहने का मतलब है कि हमें शौक नहीं पड़ा है ना। तो पूना सार्वजनिक सभा 1867 में MG रानाडे। उसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा, M वीर राघवचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू। याद रखिएगा चीज़ें, ये 3 नाम यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और तीसरा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तेलंग। ओके, और यहाँ पर कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी इसकी स्थापना करते हैं 1852 में। ठीक है, और पूना सार्वजनिक सभा हमने बता दिया आपको। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग के बारे में बता दिया। मद्रास महाजन सभा के बारे में हमने यहाँ पर आपको बता दिया। M वीर राघवचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू बता दिया कि स्थापना इन लोगों ने किया था। लंदन इंडिया सोसाइटी 1885 में
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1886 में दादा भाई नौरोजी, हमने बता दिया। लंदन इंडिया सोसाइटी 1885 में गठित इस संस्था की स्थापना दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में की गई। इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, मनमोहन घोष आदि प्रमुख थे। मनमोहन घोष आदि प्रमुख शामिल थे। ठीक है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीयों पर अंग्रेजों के गलत व्यवहार एवं नीतियों की शिकायत अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना था। ओके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पेज से एक क्वेश्चन आना है, इस बार डन है, पक्का है 100% PCS में। हाँ, अब यहाँ पर विविध से कुछ पॉइंट उठाए गए हैं, बीच में चीज़ें छोड़ी गई हैं, वो तीसरे लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। विविध में कुछ चीज़ें उठाई गई हैं जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ दिए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। चाहे उत्तर प्रदेश PCS, चाहे बिहार PCS, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक कौन लिखा है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय को लाठी से मारा गया था, इसलिए वो अनहैप्पी थे अंग्रेज़ों से। तो अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। इंडिया जब डिवाइड हो गया था उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड इन्होंने लिखा है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, BR अम्बेडकर लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ये लिखते हैं। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये महत्वपूर्ण किताब है। भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखी गई द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। सत्यार्थ प्रकाश, सबको लगभग याद होगी, दयानंद सरस्वती। तो आप बताइएगा संवाद कौमुदी कौन लिखा था, कमेंट करिएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज। बाकी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस नाम महत्वपूर्ण है, विजय लक्ष्मी पंडित, इनको सर्च करिएगा। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, भारत कोकिला कहा जाता था इनको, नहीं, सरोजनी नायडू। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ओके। इंडियन फिलॉसफी, डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडियन फिलॉसफिकल थे वो, राधा कृष्णन। ठीक है, इंडियन फिलॉसफी। रिडल्स इन हिंदुइज्म, भीमराव अम्बेडकर की 2 किताबें आपको मिली, कौन कौन सी, यहाँ पर टिक कर लीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ पर रिडल्स इन हिंदुइज्म और पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, BR अम्बेडकर। ओके। जवाहरलाल नेहरू की 2 किताबें हमने बताया यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू की द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स हमने बताया, और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमने बताया। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, याद रखिएगा, हिंद स्वराज। गीता राज, बाल गंगाधर तिलक, UPSC पूछ चुका है, 2014-15 का क्वेश्चन है। मदर इंडिया, कैथरीन मेयो ने लिखा है। अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद रखिएगा, अ नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर की अरबिंदो ने बात की थी, श्री अरबिंदो ने बात की थी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरबिंदो। ठीक है, श्री अरबिंदो। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन, कौन गिल्टी है? तो राम मनोहर लोहिया लिखे हैं, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन, क्वेश्चन पूछा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, गांधी जी। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल किए थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, INA के उसमें। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के लिए सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, यहीं पर की ईस्वी में क्या दिया गया है? ठीक है, तराना ए हिंद, मोहम्मद इकबाल, तराना ए हिंद, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, और अल हिलाल अल बिलाग किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। अल हिलाल अल बिलाग कमेंट करिएगा। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, तराना ए हिंद, मोहम्मद इकबाल। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, दुर्गा दास ने। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वीर सावरकर। द लाइफ डिवाइन, श्री अरबिंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरबिंदो। लाइफ डिवाइन, श्री अरबिंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर और लाइफ डिवाइन, श्री अरबिंदो। नोट कर लीजिएगा, बार बार देखिए, याद हो जाएगा। 2 मिनट 5 से 6 बार देखिए, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 1913 में साहित्य का नोबेल इसी पुस्तक के लिए दिया गया था। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, है ना। इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमने बताया, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त। और इस पुस्तक को और इस नाम को UPSC पूछ चुका है। द क्रिसेंट मून, द पोस्ट ऑफिस, रविन्द्रनाथ टैगोर। भवानी मंदिर, बारिंद्र कुमार घोष। हो गया चीज़ें। और कुछ पत्रिका हैं, बंगाल गजट,
जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 में कलकत्ता में। उदंत मार्टन जुगल किशोर मिश्र कलकत्ता में 1826 में। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र यूपीपीसीएस पूछ चुका है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष शिशिर कुमार घोष थे कलकत्ता से, ठीक है। पायनियर इलाहाबाद से जॉर्ज एलन। सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। केसरी जो था ये मराठी भाषा में था, लेकिन मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में था, याद रखिएगा। केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में था। ओके, हाँ, यहाँ पर कुछ बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लाइफ डिवाइन, ठीक है, ये भी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कॉमनवील एनी बेसेंट। न्यू इंडिया एंड कॉमनवील। नव यंग इंडिया की बात करेंगे तो महात्मा गांधी। न्यू इंडिया की बात करेंगे तो एनी बेसेंट। न्यू इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया की बात करें महात्मा गांधी। न्यू इंडिया एंड कॉमनवील किसका था? एनी बेसेंट का था। ओके, यंग इंडिया महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पप्पा, है ना। आगे हैं अल हिलाल अल बिलाग, हमने पूछा था, यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों उर्दू में थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स 1920 खिलाफत आंदोलन। कामरेड और हमदर्द। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनको सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम पे देखिएगा, वहाँ पर एक फ़ोटो इनसे रिलेटेड पढ़ा, कुछ चीज़ें उनसे बताई गई। विद्यार्थी गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप, ठीक है। गदर उर्दू में पहली बार प्रकाशित हुआ था लाला हरदयाल ने, और पंजाबी में करतार सिंह ने। गदर पार्टी की स्थापना, गदर, ठीक है। हिंदू पैट्रियाट हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्वेश्चन यहीं से घूम फिर के आते हैं, ठीक है बबुआ। नहीं पढ़ोगे तो रिश्तेदार फ़ोन करेंगे और सब लोग लग जाते हैं पीछे। जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आप अकेले होते हैं, और जब सफल हो जाते हैं तो पूरा कारवां आपके पीछे आ जाता है। जो आपको कभी पूछना नहीं चाहते वो भी आपको पूछने लगते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हो गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स 1784। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकनाथ टैगोर 1838 में। सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं, पीछे हमने बताया आपको। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में, ठीक है। ये भारत स्त्री मंडल सरलाबाई देवी चौधरानी, ठीक है, सरलाबाई देवी चौधरानी। बाकी अब यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन हुए उससे चीज़ें हैं। 1885 में WC बनर्जी MS चंद बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। 1886 में दादा भाई नौरोजी थे। नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। 1887 में मद्रास में होता। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। 1888 में जॉर्जियल इलाहाबाद में होता है। प्रथम अंग्रेज। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है। जॉर्जियल प्रथम अंग्रेज, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम, प्रथम पारसी, ठीक है। याद रखिएगा जगह भी बम्बई, पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, और फिर मद्रास, और फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज। ओके, फिर 1890 महत्वपूर्ण हो जाता है। कलकत्ता में होता फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन में संबोधित किया। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कादम्बिनी गांगुली 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में पहली महिला स्नातक ये थी, इन्होंने संबोधित किया था। 1896 में कलकत्ता में होता था। रहमतुल्लाह एम सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो आप बताइएगा दूसरी बार वंदे मातरम कब गाया गया, ठीक है। कलकत्ता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बनारस 1905 में होता। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे और उसकी स्थापना कब हुई थी, ये सब कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। फिर 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी बनते हैं और स्वराज शब्द का
कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया गया? स्वराज 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 स्वराज। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है, रास बिहारी घोष होते हैं अध्यक्ष। 1911 में कलकत्ता में होता है विशन नारायण धर, विशन नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया जाता है, विशन नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया जाता है कलकत्ता में, याद रखिएगा। 1915 में बम्बई में होता है, लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लेता है इसमें, इस समय यह बम्बई का गवर्नर था, विलिंगटन भाग लेता है 1915 में। 1916 में लखनऊ में होता है एसी मजूमदार, एसी होती है, इसलिए दोनों लोग जुड़ जाते हैं, यानी नरम गरम दल जुड़ जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जाता है। तिलक यहीं पर बोलते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है, इसी अधिवेशन में 1916 वाले में। ओके। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट यानी पहली महिला अध्यक्ष होती हैं, प्रथम भारतीय महिला नहीं, प्रथम महिला होती हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू, ठीक है, याद रखिएगा। 1917 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, इन्हीं दोनों लोगों पर पूछ लिया, प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला पर ही। 1920 में नागपुर में सी राघव चेरियार, कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया, ठीक है। हाँ, बेलगांव में 1924 में महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी महात्मा गांधी अध्यक्षता करते हैं। 1925 में कानपुर में प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनती हैं। 1927 में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है मद्रास में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग इसमें भी होती है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग तो इसमें होती स्वाधीनता की, लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा हो जाती है 1929 के लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1931 में कराची का अधिवेशन होता है वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। मूल अधिकार प्रस्ताव पारित होता है, इसी अधिवेशन को कराची में हुआ था जब 1931 में मार्च 1931 में हुआ है। 29 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च को, उसके बाद ये हुआ था, है ना। 1936 में लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, 1936-37 में लखनऊ में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू। फैजपुर वाला प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसी में समाजवाद को भारत की संभावनाओं को हल करने की कुंजी बताया है 1936 में, ठीक है। 1938 में हरिपुरा त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस फिर से चुने जाते हैं। कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न में गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद त्याग दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, याद रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम 1940-1946 तक रहते हैं, 6 वर्ष तक रहते हैं और सबसे कम उम्र के यही अध्यक्ष होते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी होती है, आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। यही क्वेश्चन पूछा गया था बिहार PCS प्री 2020 में। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। शिशु वध पे प्रतिबंध कौन लगवाता है? शिशु वध पे प्रतिबंध कौन लगवाता है? सर जॉन सोर और वेलेजली। शिशु वध 1795 सर जॉन सोर, 1804 वेलेजली इस पे प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। शिशु हत्या को साधारण हत्या माने जाने वाला विषय था, इसलिए 1700 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिशु वध प्रतिबंध 1795 से 1804 में, दोनों में सर जॉन सोर पहले, जान शिशु की जान, ठीक है, जॉन सोर, वेलेजली फिर उस पर प्रतिबंध लगा। सती प्रथा याद होनी चाहिए, राजा राम मोहन राय का पूरा इसमें योगदान है। वो 1829 में विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल वायसराय था इसके समय में, याद रखिएगा। सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक के समय में। दास प्रथा 1843 में एलन बरो कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की गई थी इसके लिए। यही क्वेश्चन बिहार PCS में पूछा गया 2020 वाले में ही या 19 वाले में, ठीक है। तो दास प्रथा एलन बरो 1843 में, ईयर भी याद रखिए, एलन बरो उस समय वायसराय था और स्लीमैन की नियुक्ति की गई थी इससे रिलेटेड। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में 1856 में, ठीक है, वायसराय था। सिविल मैरिज एक्ट 1872 में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक की अध्यक्षता में आता है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई। उसके अलावा सम्मति आयु अधिनियम 1891 आता है। लैंसडाउन की अध्यक्षता में लड़की की विवाह योग्य आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई, यहाँ 14 की गई, ठीक है, लड़के की 18, यहाँ इनकी लड़कियों की 12 कर दी गई। शारदा एक्ट आता है, हरविलास शारदा पूरा नाम उनका उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। शारदा अधिनियम 1929 में आता है। इरविन उस वक्त होता है वायसराय।
लड़की के लिए विवाह योग्य आयु 14 वर्ष कर दी जाती है और लड़कों के लिए 18 वर्ष की जाती है ना। और हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 आता है। निम्नलिखितों के शासनकाल में हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। निम्नलिखितों के शासनकाल में 1937 में, याद रखिएगा, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा शारदा एक्ट हो गया और उसके बाद 1978 में आया था एक एक्ट, जिसके अनुसार कहा गया था कि लड़कों की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लड़कियों की उम्र 18 साल। और 2022 में एक सरकार के द्वारा एक्ट आता है और कहा जाता है लड़का लड़की एक समान, सबको चाहिए समान अधिकार, अपन झुकेगा नहीं, ठीक है, लड़का लड़की कोई झुकेगा नहीं, दोनों बराबर चलेगा, सही है। और विवेकानंद जी तो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ द वुमेन इज इम्प्रूव्ड। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए बर्ड टू फ्लाई ऑन ओनली वन विंग। ठीक है, मतलब एक पक्षी के लिए ये सही, एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है, ठीक है, जब तक दोनों पंख उसके सही नहीं हो। यानी कि महिला और पुरुष जब दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जाकर भारत आगे और प्रगति कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा है, 18वीं विधानसभा शायद है, कमेंट करिएगा उसमें कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं। ठीक है, कितनी महिलाएं चुनकर आई हैं, और वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं चुनकर लोकसभा में आई हैं, ये आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 निम्नलिखितों की अध्यक्षता में हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। अब कुछ नारे वगैरह दिए गए हैं, यहाँ से तो नॉर्मली क्वेश्चन नारा था, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, कौन जिएगा जब भारत ही मर जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू। तुम मुझे खून दो, सबको याद होगा, जनगण मन अधिनायक जय है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, बचपन से गाते आए हैं आप लोग। श्यामलाल गुप्ता, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते, जय जवान जय किसान, सबको याद होगा, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान किसने कहा, कमेंट करिए। मारो फिरंगी को मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है और पहली बार पाकिस्तान को अलग राष्ट्र बनाने की बात किसने कहा था, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर किसना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। साइमन कमीशन वापस जाए, साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। किसने, लाला लाजपत राय ने। और यही चीज़ों चारों जो लिखा गया, यही लिख के यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। इन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है, 1916 में। बाल गंगाधर तिलक, भारत छोड़ो करो या मरो, महात्मा गांधी। तो इसी के साथ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आधुनिक भारत के, वो यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। 1 घंटे से कम में आपका ये ख़त्म होता है। हमें लगता है कि 1 या 1.5 घंटे का और समय लगेगा या 2 घंटे का समय लगा, जिसमें पूरा आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। प्राचीन हो चुका है, मध्यकालीन हो चुका है और ये आधुनिक चल ही रहा है। तो अब गाना गाते हुए आराम करिए, खाना पीना खा के एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।